नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और बात उसी चुनाव आयोग की जिसने ढिठाई, थेथरई, इन सब शब्दों को बौना कर दिया। इन सब से उसका कद ऊपर हो गया है। मुझे लगता है निजी तौर पर ये कि चुनाव आयोग को एक हलफनामा दे देना चाहिए सूर्यकांत के पास और सीधा बोल देना चाहिए कि आप इस लायक ही नहीं हो कि हमारे खिलाफ किसी भी केस की सुनवाई करो, तो आइंदा मत करना। बस ये आखिरी हलफनामा है, ये देकर के पूरा बवाल खत्म कर सकते हैं। ये इसलिए हम कह रहे हैं कि आखिरी दिन था जवाब देने का, 65 लाख की सूची देने का, और सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग भाग लिया, निकल भागा। 65 लाख मतदाताओं को छिपाने के लिए जो लाइन हमने लिखा ना, थंब में पूरी जिम्मेदारी से लिखा है। 65 लाख मतदाता जिनका नाम उड़ा दिया, वो खेल छुपाने के लिए, उसमें क्या हुआ इसको छिपाने के लिए ज्ञानेश कुमार से सूर्यकांत से ज्ञानेश कुमार छिप गए। ये लुका छिपी का खेल नहीं चलता है डेमोक्रेसी में भाई। 6 अगस्त वो तारीख थी जब एडीआर के हलफनामे पर, एडीआर ने, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने एक हलफनामा दाखिल किया और कहा कि जो 65 लाख मतदाता जिनके नाम काटे गए हैं उनकी सूची दे दी जाए हमको, और ये कारण बता दिया जाए कि किसका क्यों कटा है। वैसे तो मोटा मोटा तो बोल दिया जुबानी कि 35 लाख कटा है इस वजह से, 32 लाख इस वजह से, लेकिन किसका क्यों कटा है एक एक आदमी का कारण के साथ सूची दे दी जाए। सूर्यकांत, जस्टिस भुइयां, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह, तीनों की बेंच थी। और पूरी सुनवाई के बाद कारण वाला सेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया, कहा वो बाद में बता दिया जाएगा। अभी 65 लाख की सूची ले लो, और चुनाव आयोग को आदेश दिया कि 65 लाख मतदाताओं की सूची जिनका नाम आपने काटा है, वो सूची आप दे दीजिए एडीआर। 6 अगस्त को आदेश हुआ और कहा गया कि 9 अगस्त तक आपको देना है, 9 अगस्त को दे ही दो हर हाल में। जब 9 अगस्त को एडीआर इंतजार कर रहा था कि आज तो देना पड़ेगा, तो एक हलफनामा दाखिल कर दिया चुनाव आयोग ने और कहना ये सब हमारी बाध्यता नहीं है कि हम दें। बताओ, फिर तो सब बेकार है ना। एक का हलफनामा दे दो, मोदी जी कह दो जो जो सवाल उठा रहे हैं सबको देशद्रोह में डाल दो अंदर। एक हलफनामा मोदी दे दो, अब वो तुम्हारे हलफनामा बहुत जल्दी एक्टिव भी हो जाएंगे। खैर, लाइए भाव को चर्चा में, सब दिखाते हैं एक एक सच। स्वागत है भाव। जरा सबसे पहले तो हलफनामा ही लाना जरूरी है, क्योंकि हलफनामा हालांकि 261 पेज का है, 261 पेज का, लेकिन उसमें पॉइंट नंबर 4 और कुछ पॉइंट्स आपने तो पूरा पढ़ा भी है। तो ये आप ही पहले ब्रीफ कर दीजिए, तब सवाल जवाब शुरू करें कि क्या हलफनामे में कहा है। मैं पढ़ने का प्रयास करूंगा आशीष। हाँ, the white and the said application, the petitioner has submitted the fact that on 1st 8 2025 the Election Commission of India published the electoral roll of the state of Bihar. Further, the petitioner also asked for the list of the approximately 65 lakh electoral whose names have been included in the draft roll has been shared with few political parties. It is वो जो देखिए आशीष, बहुत यदि ये पूरा पढ़ने में बहुत हिंदी में बता दीजिए भाव। उन्होंने कहा कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी के साथ हमने शेयर किया है, जो 1 तारीख को जो हमने लिस्ट पब्लिश की है वो names have also been shared with the political parties and parties can reach and go together the said list. However, the petitioner asserts that the list does not contain the reasons for non-submission of electoral forms
it is ये टेक्स्ट बहुत submitted छोटे हैं, that ये टेक्स्ट बहुत छोटे हैं। मैं हिंदी में हाँ कहूंगा, हिंदी में पूरा आप बता दीजिए इसका भाव हाँ हिंदी हाँ में क्या नहीं हाँ नहीं बिल्कुल बिल्कुल हाँ। देखिए आशीष, इनका ये कहना है कि हमने जो लिस्ट पब्लिश की है वो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के साथ शेयर की है। ये पूरा एफिडेविट पढ़ने के बाद एक बात उन्होंने बड़ी क्लियर कट कह दी है कि हम आपको जो नाम काटे गए हैं वो देने के लिए बाध्य नहीं है। जो नाम हमने काटे गए हैं वो नाम हम देने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है। और हमने बाकायदा एक समय रखा है और वो समय ये है कि आप वो करिएगा एप्लीकेशन 1 अगस्त मतलब सितंबर 1 तक, 31 अगस्त से सितंबर मतलब 1 महीना आपको देते हैं। 1 महीने के अंदर यदि आपको लगा कि आपके साथ गड़बड़ हुई है, आपका नाम कटा है, तो आप बाकायदा एप्लीकेशन करके हमारे पास आ सकते हैं। अब सवाल ये है आशीष, इस पे पूरा देखिए एससी में हलफनामा दाखिल किया। हलफनामे में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बिहार में किसी भी पात्र मतदाता का नाम सूची से नहीं हटाया गया, ठीक है। बिना पूर्व सूचना, सुनवाई का अवसर और तर्कपूर्ण आदेश के मतदान सूची से नाम हटाया नहीं जाएगा। सभी योग्य मतदाता का नाम फाइनल सूची में शामिल करने के लिए सभी संभव कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य में चल रहे एसआरआई के दौरान गलत तरीके से नाम हटाए जाने को रोकने के सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 7.89 करोड़ मतदाताओं के यानी 7,89,00,000 मतदाताओं में से 7,24,00,000 मतदाताओं ने अपने नामों की पुष्टि या फॉर्म जमा किया है। इसके लिए बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, 38 जिले के जिला निर्वाचन पदाधिकारी, 243 निर्वाचन पंजीकृत पदाधिकारी, 77,895 बीएलओ, 2,45,000 स्वयंसेवक, 1,60,000 बूथ स्तर के एजेंट सक्रिय रहे। राजनीतिक दलों को समय समय पर छूटे हुए मतदाताओं की सूची दी ताकि समय रहते नाम जोड़े जा सके। प्रवासी मजदूरों के लिए 246 अखबार में विज्ञापन दिए, शहर में कैंप लगाए। दरअसल एडीआर ने गलत तरीके से 65 लाख मतदाताओं को बाहर करने का आरोप लगाया। अब एडीआर ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने दिया हुआ एक स्टेटमेंट है कि हमने 65 लाख लोग हलाए। एडीआर को कोई सपना तो नहीं आया था। चुनाव आयोग ने ही कहा कि 65 लाख लोग या तो उनमें से कुछ लोग मरे हुए हैं, या तो कुछ लोग ट्रांसफर हुए हैं, या लोगों का पता नहीं मिल रहा है, या लोग उसके पते पे नहीं मिल रहे इसलिए हटाए गए। ये चुनाव आयोग ने कहा। बाहर करने का आरोप लगाया। 6 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को हलफनामा देने के लिए कार्रवाई की गई थी। अब चुनाव आयोग का कहना है कि अभी भाई हमको किसी ने भी कोई अभी तक एप्लीकेशन नहीं दिया, ना हमारे पास कोई एप्लीकेशन लेके आया है या कोई पॉलिटिकल पार्टी हमारे पास आई है कि हमने कोई गलत तरीके से नाम हटाए। अब आशीष, इसमें बेसिक प्रॉब्लम क्या है? चुनाव आयोग मतलब सर्वोच्च न्यायालय से अपेक्षा है कि सर्वोच्च न्यायालय इन बिंदुओं पे खासकर ध्यान देगा। ये जो 65 लाख नाम हटे हैं, ये वो नहीं है कि जो मतदाता है और जो जिस तक पहुंच नहीं पाए बीएलओ या बीएलए, ये मतदाता 2003 के सूची में थे। इन मतदाताओं का नाम लोकसभा के चुनाव मतदाता में भी था। जो हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए 2024 में, उसमें भी, उस लिस्ट में भी इन मतदाताओं का नाम था। अब 65 लाख लोग मतदाता नहीं है, तो चुनाव आयोग ने पहले ही कहा था कि इनमें से कुछ लोग ट्रांसफर हुए हैं, कुछ लोग मरे हैं। अब वो लिस्ट तो चुनाव आयोग के पास थी। 2003 के जो मतदाता है उसमें से जो लोग आपने नई लिस्ट में, जो आप कहते कि 65 लाख हमने मतदाता रिजेक्ट कर दिए, तो वो रिजेक्शन का तो मामला आप अपने पास बता दीजिए। आपने जो इतनी बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट दी कि 2.5 लाख स्वयंसेवक है और इतने हजार ऑफिसर है और इतने हजार, इन लोगों ने जो सिंसियरली काम किया, इन सबको भारत रत्न देना चाहिए, पद्म भूषण, पद्मश्री देना चाहिए। इनने किए हुए काम उस 1 तारीख के ड्राफ्ट लिस्ट में झलक रहे हैं, जहां घर के नंबर 00 है, घर का नंबर 0, 00, 000। ये बिहार में ही पैटर्न है क्या घरों को, मकानों का नंबर देने का? ऐसा पिताजी के नाम पे XYZ लिखा हुआ है, हस्बैंड फादर लिखा हुआ है। एक ही घर में 124 लोग हैं और 124 लोगों में कोई कायस्थ है, तो कोई ब्राह्मण है, तो कोई ठाकुर है, तो कोई दलित है, तो कोई अति महादलित है, कोई आदिवासी है, कोई मुसलमान है, कोई हिंदू है।
एक ही घर में इतने टाइप के लोग रिलेटिव कैसे हो सकते, इतना इंटरकास्ट मैरिज। और मुझे लगता है तो वो घर तो भारत का एक सिंबल होना चाहिए। ये धांधलियां जो हुई है ये उन्हीं लोगों ने की है जो 2.5 लाख से ज्यादा स्वयंसेवक और आपके बीएलए और पीएलए और जो जो आप इतना बता रहे थे अभी तक, तो किस पे विश्वास रखें? ये 65 लाख लोग आप जो ड्रॉप किए हैं, किन के भरोसे ड्रॉप किए? कौन गया था उनको देखने? यही अधिकारी गए थे कि वहां वो है नहीं या मर गए? यदि उस अधिकारी ने कहा ये मर गए हैं तो उस अधिकारी पे हम विश्वास रखते हैं। तो उन विश्वास पात्र अधिकारियों ने जो सूची दी है 1 तारीख को, जो ड्राफ्ट रिलीज हुआ है, वो ड्राफ्ट में जो धांधलियां हुई वो किसने की? वो करने के लिए कोई कांग्रेस और आरजेडी से लोग गए थे क्या रात को जाके ड्राफ्ट चेंज कराए, सूची में पन्ने बदल आए? ये उनका दायित्व है। और यही होता है। आज मुझे एक बात बताइए, चुनाव आज अशिक्षित कितने लोग हैं बिहार में? बिहार में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई क्या है? बिहार में नेट कनेक्टिविटी कहाँ है? बिहार में लोग कितने लोग दिहाड़ी मजदूरी पे काम करते हैं? ये सारे मतदाता दिहाड़ी का काम छोड़ के, कि क्या चुनाव आयोग उनको 2 टाइम की खाने की रोटी देगा कि आज 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 आपकी दिहाड़ी हम देंगे क्योंकि आप चुनाव आयोग में आए हैं लिस्ट देखने के लिए? ये तो जिस दिन मतदान के लिए जाते उस दिन मेरे जैसा इंसान, मैं इतने सालों से पत्रकारिता कर रहा हूं, पिछली लोकसभा चुनाव में जब मैं मतदान देने गया, बूथ पे गया, तब मुझे पता पड़ा कि मेरा नाम नहीं है। मेरी बहस हुई वहां पे। उन्होंने कहा कि आपका नाम है, आपकी बेटी का नाम है और आपकी पत्नी का नाम है, जो भतीजी मेरे पास रहती थी। मैंने बोला सर मेरी भतीजी जाके आज 10 साल से ज्यादा का टाइम हो गया, वो मुंबई शिफ्ट हुई है, शादी हुई गई, उसको बच्चे हैं, उसका नाम है और मेरा नाम नहीं है। तो मैंने किस बेस पे हुआ? तो बोले कोई बीएलओ या बीएलए आया होगा आपके घर चेक करने। तो मैंने वो घर में चेक करने आया होगा तो मेरे भतीजी को मिला होगा, मेरे पत्नी को मिला होगा। मेरे पत्नी ने कहा होगा कि अशोक वानखेड़े तो यहाँ से नहीं रहते हैं, छोड़ के चले गए हमको। बेटी ने कहा होगा हमारे चाचा हमको छोड़ के चले गए, तब मेरा नाम निकाल दिया उन्होंने, उन दोनों का नाम रखा। ये ऐसा कैसा हो सकता है? बोला सर क्या कहें, हम क्या कहें बताइए, हम कुछ नहीं कर सकते अभी, हमें माफ कर दीजिए। उसके बाद 3 महीने लगे मेरा नाम मुझे इंक्लूड करने, 2 बार चक्कर काटने लगे, 3 बार चक्कर काटने लगे। ये मेरे साथ ये हो रहा है तो एक सामान्य इंसान के साथ क्या होगा? चुनाव आयोग तो कहता है एफिडेविट देके दे दो, चुनाव आयोग तो ऐसा बोलता है कि जैसे लोग घड़ी घड़ी बैठे हुए हैं, जैसे आलू प्याज बेचते वैसे आवाज लगा रहे हैं, मतदाता सूची में नाम इंक्लूड करवाइए, आइए मतदाता सूची में नाम इंक्लूड करवाइए। आप जाके देखिए मतदाता सूची में नाम इंक्लूड भी करवाना हो आपको, क्या टाके ढीले हो जाते आदमी के, नानी याद आ जाती है। पूरे एक एक पूरा दिन भर बैठना पड़ता है, इस विंडो से उस विंडो में जाओ, उस विंडो से उस विंडो में जाओ। ये इतना इजी है क्या? एक एफिडेविट दे दिया और इनने मतदाता सूची में नाम कर दिया। ज्ञानेश कुमार जरा हमारे साथ आए, हम बताते हैं उनको, चैलेंज है ज्ञानेश कुमार को मेरा। तो कुल मिला के आप जिसका चाहे उसका नाम हटा देंगे और जिसका चाहे नाम उसमें रख देंगे। ज्ञानेश कुमार ये बात बताए ना कि 124 जो आप ही ने की स्टोरी, एक ही मकान में 124 लोग रह रहे, अलग अलग जाति धर्म के पंथ के, वो किसने किए भाई? मैं और जो है, जो फिर केस के ही मेरिट पे आ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के केस के मेरिट पे आ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के, देखिए आशीष, सुप्रीम कोर्ट का मेरिट कोई बचा ही नहीं है। चुनाव आयोग ने हलफनामा दिया, सुप्रीम कोर्ट उस हलफनामे क्या करेगा? कानूनन बाध्य नहीं है, उनने बोल दिया, सुप्रीम कोर्ट कहेगा ठीक है भाई क्या कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट बिटवीन द लाइन पढ़ेगा क्या? नहीं, मैं यही बात कर रहा हूं कि फिर देखिए 2-3 बातें हैं जो पॉइंट वाइज समझने की जरूरत है, बिल्कुल पॉइंट वाइज, पॉइंटर में। 6 तारीख को जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप 65 लाख मतदाताओं की सूची दीजिए, हाँ कारण आप मत बताइए, कोई बात नहीं, वो बाद में आ जाएगा कारण सामने, अभी 65 लाख की सूची दे दो। इन्होंने 2 बातें कही।
कि हमने कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को वो सूची दे दी। कांग्रेस कह रही हमें नहीं मिली, राजद कह रही हमें नहीं मिली, फिर किसको दी? भाजपा और जदयू को दी कि लो चेक कर लो भाई साहब, कोई गलती तो हमसे नहीं रह गई है नौकरी में हाँ। हमारे। पहला पॉइंट ही किसको दी वो बता दो ना, उसी हलफनामे में लिख देते कि जेडीयू को, बीजेपी को, चिराग पासवान की पार्टी को, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन मांझी, पीके किसकी किसकी पार्टी को दिया, ये आपको पहले तो बताना चाहिए। दूसरी बात, जब 6 तारीख को ये बात आई 65 लाख मतदाता जिनके नाम काटे गए हैं उनको उनकी सूची देने की, तो उस दिन आपने कहा हमने कुछ पार्टीज को दे दी है, आज कह रहे हो हमारी बाध्यता नहीं है। तर्क भी कुछ है दुनिया में कि नहीं है? कि नहीं, तर्क मेरा का ही कहना, जवाब अरे दे देंगे भाव। मेरा, अभी तो पॉइंट और है, हाँ, मैं तो खाली कि वो कर दो। तीसरी बात, सुप्रीम कोर्ट अगर इस हलफनामे पर ये कहे कि नहीं जी वो कह रहे हैं तो उनकी बाध्यता नहीं, तो फिर ऐसे केसेज को एंटरटेन करना बंद कर दे सुप्रीम कोर्ट। बेवजह सुप्रीम कोर्ट भी इस देश को बिना मतलब का ये बार बार उम्मीद की किरण जगाना और उम्मीद उनके फिर से उम्मीद उनके जाग जाए, वो बंद कर दे। एक लाइन से कह दे कि चुनाव आयोग, ज्ञानेश कुमार, ये कुछ भी देश में करेंगे, ये हमारे जुडिशरी के उसमें नहीं है, पावर में नहीं है कि हम इनके किसी भी काम का न्यायिक जो है न्यायिक जो है पुनरीक्षण करें, न्यायिक रूप से हम देखें, ये हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं है। आप जाइए जो मन करे करिए, हमारे पास सुप्रीम कोर्ट मत आइए। ये बार बार आना, तारीख लगाना, लोगों के उम्मीदों को जगाना और फिर बत्ती बुझा देना, अंधकार कर देना, ये भी नहीं। मैं सीधा कर रहा हूँ, सूर्यकांत हूं, हालांकि वहां पर एक उज्जवल भुइया, जस्टिस उज्जवल भुइया भी मौजूद है, लेकिन सूर्यकांत हो, जस्टिस भुइया हो या एनके सिंह, इस हलफनामे के बाद साफ कर देना चाहिए कि आप चुनाव आयोग के मामलों की आगे सुनवाई करेंगे या नहीं करेंगे। उनका हलफनामा आ जाए कुछ भी, आप 65 लाख मतदाता का आज 3 दिन बाद, ये मैं फिर कह रहा हूं 3 दिन बाद, उसी दिन वकील कह दिया होता कि नहीं भाई हम नहीं देंगे, हम बाध्य नहीं है। आज जो बात यही तो कहा है कि हम बाध्य नहीं है देने के लिए। आप क्यों नहीं हो? आप 250, 200, 225 मतदाता एक घर में कर दोगे, बताने के लिए बाध्य नहीं हो। आप मतदान से वो काट दोगे, सूची नाम काट दोगे, बाध्य नहीं हो आप। तो क्या हो तुम, जनरल जिया हो? क्या हो ये बता दो फिर एक लाइन में भाई। लोग फिर कहेंगे कि ये मैं आपत्तिजनक, सुप्रीम कोर्ट चले जाए मेरे खिलाफ ज्ञानेश को, इसकी वहां पे सुनवाई भी ज्यादा होगी। क्या हो तुम? कुछ भी नहीं बताओगे। बाबा साहब ने ये कहीं लिखा है संविधान में कि चुनाव आयोग ही संविधान को अब से जो है वो करेगा, उसकी व्याख्या करेगा, ये कहीं लिखा है, परिभाषित करेगा, यही परिभाषित करेगा कि मैं ये बाध्य नहीं हूं, ये नहीं हूं नहीं। फिर ये चुनाव का ढकोसला बंद करो, इसका विलय कर दो, जैसे पार्टियों का विलय होता है, चुनाव आयोग का बीजेपी में विलय कर दो, विलय बाकायदे विलय करो। आप जब कुछ नहीं बताओगे भाव, बहुत सिंपल सी बात है, मन में चीज होती है। देखिए, चोरी मेरा दूसरा कहना है, भाई मुझे एक बात बता दीजिए, कौन से क्लॉज के तहत आप बताने के लिए बाध्य नहीं है? और यदि इस क्लॉज के तहत बताने के लिए बाध्य नहीं है, तो कौन से क्लॉज के तहत आपने कुछ सिलेक्टेड पार्टी को लिस्ट दी? आप बताइए मुझे। चुनाव आयोग नहीं हो गया तानाशाह हो गया, चुनाव आयोग नहीं हो गया तुगलक हो गया, लहरी आदमी, मन में आए तो 2-4 को दे दी, मन में आए तो नहीं दी, या नहीं दूंगा। उसको क्यों दी? मेरी मर्जी। गजब की बात है। विपक्ष ने पूछा, आप एप्लीकेशन नहीं देते। राहुल गांधी एफिडेविट दे, कौन सा एफिडेविट देगा राहुल गांधी? एफिडेविट दिए थे समाजवादी पार्टी ने, क्या हुआ? हाँ, 2022 क्या क्या उस एफिडेविट का? 2022 का एफिडेविट पड़े आपके पास? आपके पास समय है, आप 15 साल 25 साल तक उस पर विचार नहीं करेंगे? यह आपकी बाध्यता है या मेरा अधिकार है? मैं जब चाहे तब सब करूंगा। भगवान हो गया ये, आजन्मा है, अविनाशी है, कौन है ये? और सुप्रीम कोर्ट ने तो अब कह दिया है कि चुनाव आयोग इतना बड़ा नहीं है। चुनाव आयोग के प्रोसेस में भी सुप्रीम कोर्ट यदि गलत हो रहा तो इंटरवेन करना पड़ेगा। आप चाहे जिसका फॉर्म रिजेक्ट करो, एक्सेप्ट करो, दूसरे दिन बोलो नहीं अब आज रिजेक्ट कर दिया, हम चुनाव आयोग है, आज एक्सेप्ट कर लिया, कल रिजेक्ट कर दिया। आज आपका एक्सेप्ट कर लिया तो आपको लग रहा था कि यहाँ चुनाव होगा,
फिर पता पड़ा कि बीजेपी समर्थित और कांग्रेस समर्थित दोनों उम्मीदवारों ने फॉर्म भरे, सिर्फ 2 ही फॉर्म है। तो फिर एक काम करो, कांग्रेस समर्थित का कैंसिल कर दो। नहीं, कल तो एक्सेप्ट कर लिया था, आज रिजेक्ट कर देंगे, कौन पूछने वाला है। रिजेक्ट कर दिया, बीजेपी को अनअपोज जितवा दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा ऐसा नहीं चलेगा गुरु जी, वह चुनाव हुए। क्या हुआ, चुनाव के परिणाम क्या है आशीष जी? जिसका फॉर्म रिजेक्ट किया था वो महिला जीत गई, जीती। हाँ, तो चुनाव आयोग क्या कर रहा था? चुनाव आयोग चुनाव प्रणाली की हत्या कर रहा था। यदि वो महिला सुप्रीम कोर्ट तक नहीं आती तो बीजेपी उम्मीदवार वहां घोषित हो गई थी अनअपोज। तो उन लोगों पे अनवांटेड उम्मीदवार थोपने का पाप यदि चुनाव आयोग करता है तो इस चुनाव आयोग को अधिकार नहीं चुनाव आयोग का चुनाव कंडक्ट करने। उत्तराखंड का केस सॉलिड केस था। इन पर तो क्रिमिनल ऑफेंस चला करके इनको, ये अपराधी है लोकतंत्र के, अपराधी है लोकतंत्र के। देशद्रोही हमारी जिसे आलोचना कर दिया, सवाल करते तो देशद्रोही है। देशद्रोही है जो इस देश के लोकतंत्र को खा रहे हैं, हजम कर रहे हैं, चबा रहे हैं, हजम कर रहे हैं। ये आप कल्पना कीजिए। खाली मैं सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग के कुछ तथ्य 2024 से रख रहा हूं, उससे पहले से सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने सीजेआई को और प्रधानमंत्री को, लीडर ऑफ अपोजिशन को एक कमेटी में रखा कि वो चुनाव आयोग चुने। कानून बना करके संसद ने बदल दिया। हाँ, क्यों बदल दिया? सवाल यही नहीं, सवाल पहला क्यों बदल दिया? आप तो बहुत प्रामाणिक हैं, आप तो ईमानदारी की कस्में खा खा के आते हैं, भगवान राम का नाम लेते हैं, वहां तो असत्य नहीं चलता। ऐसी क्या आपको दुश्मनी थी मुख्य न्यायाधीश से, सर्वोच्च न्यायालय के? क्या दुश्मनी थी? आप 2 मंत्री आपके ही मिलकर तय करेंगे और लीडर ऑफ अपोजिशन लगातार ना कहता रहेगा, 2 वर्सेस 1 हो जाएगा तो सरकारी नियुक्त करेगी। तो पहले और अब में क्या फर्क पड़ा? ट्रांसपेरेंसी की आदत से आ जा गई। सरकार यदि अपना रबर स्टैंप चुनाव आयोग में लगाएगा और नियुक्त करेगा आयुक्तों को, और आयुक्त बीजेपी के प्रकोष्ठ के जैसा काम नहीं करेंगे तो कैसा करेंगे? क्यों? तब सरकार को शर्म नहीं आई? तब ट्रांसपेरेंसी कहां गई? ईमानदारी कहां गई? भगवान राम कहां गए? नाम लेते हैं राम का। और उस 3 में एक सीजीआई ही ऐसा था जो नॉन पॉलिटिकल था, जो निष्पक्ष कहा जा सकता था, उसको हटा दिया। उसके बाद आते हैं, उसके बाद उस पर संसद में कानून बना के बदल दिया। उसके बाद आते हैं 26 अप्रैल 2024 को संजीव खन्ना पूर्व सीजीआई, उनकी बेंच ने आदेश दिया कि जो है पैसा जमा करके 5% का कोई भी प्रत्याशी जो 2nd या 3rd नंबर पर है वेरीफाई करवा सकता है। उस पर जो बनाया इन्होंने अपना वो एसओपी बनाया, एसओपी को ऐसा जो है ट्विस्ट कर दिया, उसमें इतना खेल कर दिया कि आज तक किसी प्रत्याशी के पर्चियों का जो रियल टाइम डेटा था उसका मिलान नहीं करवाया गया, आज तक नहीं करवाया गया। तो ये जिस दिन चुनाव आयोग ईमानदारी की कस्में खाता है, और ये देवेंद्र फडणवीस से लेकर तमाम लोग बीजेपी के जितने भी है, ये प्रवक्ता, चुनाव आयोग निष्पक्ष कर रहा है। और चुनाव आयोग इतना निष्पक्ष है तो फिर डाटा, रियल टाइम डाटा मैच करने में शर्म क्यों आती है? डाटा डिलीट क्यों कर दिया? उसके बाद कहते हैं कि सिर्फ मशीन चेक करो। सुप्रीम कोर्ट ने तो मशीन चेक करने के लिए कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने तो वीवीपैट की पर्चियां मिलान करने के लिए कहा थी। तो ऐसा कैसा एसओपी बना दिया? फिर उतने नहीं है, उसके बाद कैमरे लगाए जाते हैं, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए खर्च होते हैं सीसीटीवी एक बूथ पर जो काम करता है। फिर ये हटा दो ना, करोड़ों अरबों रुपए बचाओ, भाजपा के फंड में डाल दो। वो उसके लिए था कि वो रखा रहेगा, स्टोर रहेगा। जैसे ही महाराष्ट्र चुनाव के बाद, अब देखिए टाइमिंग में, देखिए महाराष्ट्र चुनाव के बाद हरियाणा चुनाव के बाद ये मांग शुरू हुई। महमूद प्राचा नाम के अधिवक्ता पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट गए और वहां हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया कि जो है इनको सब प्रोवाइड करवाया जाए, डाटा प्रोवाइड करवाया जाए और कैमरों की फुटेज प्रोवाइड करवाई जाए। कानून रातों रात चेंज हुआ और संसद के जरिए नहीं, बस सुप्रीम चुनाव आयोग ने चेंज किया और मोहर लग गई।
कि अब कोई भी कैमरे का फुटेज, जो सीसीटीवी का फुटेज है, वो दिया नहीं जाएगा। पहली बात तो दिया नहीं जाएगा, क्योंकि उससे निजता का उल्लंघन हो जाएगा। ठीक, जो लोग लाइन में लगे हैं, निजता का उल्लंघन हो जाएगा कि ये वोट डालने गए थे, पहली नहीं बात। तो दूसरा, लाइन में लगे हुए लोग बुर्खा पहन के आते हैं क्या? नहीं लाइन नहीं के में लगे भाव, हुए लोग, लाइन में लगे हुए लोगों को दिखता नहीं क्या? आपके उंगली के ऊपर काला निशान है क्या? नीचता नीचता का या कहाँ आ जाएगा? बहुत ही मतलब बेशरम तरीके से, शर्म भी नहीं आती, निर्लज्जता का अमृतकाल चल रहा है। उसके बाद क्या कहा 45 दिन में ही है वो कैमरा जो होता है, सीसीटीवी का जो डेटा होता है, पूरा फुटेज, वो 45 दिन के बाद चुनाव आयोग नहीं रखेगा, डिलीट कर देगा। कि अब तो मांगने आओगे भी तो 45 दिन हो गया, डिलीट हो गया। दो सवाल है। निजता तो मतदान के लिए घर से निकलते ही उल्लंघन हो गया। निजता कहां होती है मतदान की प्रक्रिया में? निजता वही पल होता है जो 40, 50, 60 सेकंड का, जब आदमी बटन दबाने जाता है। निजता वही है कि किसको बटन हाँ, दबाए। और नहीं तो उसका तो फुटेज भी नहीं होता, उसका वीडियो भी नहीं होता। नहीं, थेथरई वाला तर्क बता दूं मैं। एक एक इनका हाँ, कुंडली जब रखते हैं, इन्होंने क्या कहा कि अगर वो हम फुटेज देंगे, जब बात आई उसमें निजता कैसी, तो कहे वो जब हम फुटेज देंगे तो उससे पता चल जाता है, पॉलिटिकल पार्टी जो जो लोकल लोग होते हैं उनको पता होता है कि कौन आदमी लाइन में है और ये किसको वोट डालेगा। किसको वोट डालेगा तो ये पता चल जाएगा, तो उसको फिर उसके मतलब वो आगे उसके खिलाफ कुछ भी एक रंजिश हो सकती है। ये निजता का उल्लंघन लाइन में देख के। अब तो ऐसे ऐसे तो वो पूरे मोहल्ले में, गांव में जानता है कि इस घर का आदमी हमारा मतदाता नहीं है, तो वहीं चार लठाई बैठाते, फिर घर से जैसे ही वोट डालने के लिए निकले वहीं लाठी से सुला दे। ये क्या होता है थेथरई ना। में क्या? अरे आपके यहाँ 12 उपचुनाव में हुआ ना उत्तर प्रदेश में? हाँ, हुआ वही। हम्म, तो वहां पर फिर बदल दिया। अब जब आया, जब राहुल गांधी ने सबूत रखे, तो कह रहे हैं कि पुरानी बोतल में नई शराब है। दरअसल ये सब के सब एक ही कुएं का पानी पी करके नशे में है। वो साउथ ब्लॉक से लेकर के और निर्वाचन सदन तक सब एक कुएं का पानी पिए और नशे में है। अब नशे आगे कड़ी पे आते हैं, नेक्स्ट खबर इसमें ऐड करते हैं भाऊ। तेजस्वी यादव को सुनाइए जरा, फटाफट सुनाइए तेजस्वी यादव। तेजस्वी के ऊपर तो मीडिया ट्रायल हुआ। लोग दिल्ली स्टूडियो में बैठ करके तेजस्वी को जेल भेजने की बात कर रहे थे। 2 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, 3 ही को हमको जो है नोटिस जो है मीडिया के माध्यम से पता चलता है। लेकिन हकीकत क्या है? 8 तारीख तक का आपको देना है अपना कार्ड। 8 तारीख जो पहला नोटिस आया, और हमको नोटिस बाय हैंड आता कब है? 6 को शाम में रिसीविंग होता है, और स्पीड पोस्ट से आता कब है? 7 की, यानी 7 तारीख को जो है हमको, नहीं माफ कीजिएगा, 7 तारीख को हमको बाय हैंड दिया जाता है शाम में, और 8 तारीख को स्पीड पोस्ट के माध्यम से हमारे पास आता है। और जो 7 तारीख को जो नोटिस आया वो शाम में आया, और हमने अगले दिन यानी 8 तारीख को चुनाव आयोग को जवाब भेज दिया। अब सबूत क्या है? तो मैंने स्पीड पोस्ट किया। जब स्पीड पोस्ट से आया तो हम भी स्पीड पोस्ट से किए, और वो भी 8 तारीख को किए। उसका भी दिखा दो मीडिया के लोगों को, जो हमने जवाब, जो स्पीड पोस्ट का, ये पूरा डिटेल जूम करके दिखाओ। 8/8/2025 5:30 बजे तक हमने अपना जवाब भेज दिया है, और हमारे जवाब का इंतजार करने से पहले ही 8 तारीख को मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है। हमको नोटिस नहीं पहले पता चलता है, मीडिया को पहले पता चल जाता है, और 16 तारीख का भी डेट दे दिया जाता है। अद्भुत है भाई ये तो। अब मेरा सवाल ये है, क्या चुनाव आयोग या पटना जिला प्रशासन और लखीसराय जिला प्रशासन क्या डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय सिन्हा को नोटिस भेजेगा? क्या विजय सिन्हा पर कार्रवाई की जाएगी? जितनी जल्दी हमारे ऊपर
कार्रवाई करने की बात कही गई। अब इंतजार करते हैं कल। इनको तो दोनों जगह से आना चाहिए, एक पटना जिला से भी आना चाहिए और एक लखीसराय जिले से भी इनको नोटिस जो है जाना चाहिए। देखिए, हम बार बार इस बात को हम कह रहे हैं कि लोकतंत्र और संविधान को बीजेपी खत्म कर रही है, और जब बीजेपी खुद से सामने आकर के लोकतंत्र और संविधान को खत्म नहीं कर पा रही है, तो इलेक्शन कमीशन को आगे करके लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। एसआईआर बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है। ये बात हम लोगों ने कई बार जो है कहा है, कोर्ट में भी मामला है, और हम लोग पूरे प्रमाण के साथ कोर्ट में भी अपनी बात को रखेंगे कि किस तरीके का फर्जीवाड़ा चल रहा है। अब इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री का एसआईआर के बाद भी 2 जगह जो है वोटर लिस्ट में नाम है, पुनरीक्षण के बाद भी और गहन पुनरीक्षण के बाद भी। इससे बड़ा तो कोई सबूत ही नहीं है कि कितना बड़ा फर्जीवाड़ा जो है चल रहा है। आप दियर का इलाका चले जाइए, कहाँ से लोग जिंदगी बचाने में लोग लगा हुआ है। आप चले जाइए सोनपुर का दियर का इलाका चले जाइए, आप राघोपुर चले जाइए, पूरे तरीके से गंगा तूफान पे है, लोगों का घर डूब रहा है, और ये एसआईआर की बात कर रहे हैं। तो बात तो हम पहले से टाइमिंग के सवाल को उठा रहे। चलिए हटा दीजिए, अब हटा दीजिए। दियर का इलाका कहे तो दियर का इलाका होता है जो दोआब, 2 नदियों के बीच का इलाका, जो अक्सर सबसे ज्यादा बाढ़ की चपेट में आता है। मुख्य बात इसमें ये रही कि इनका तो अपना बता दिया कि नोटिस आया, और मीडिया ट्रायल पहले, मतलब मीडिया कोई सूत्रों के हवाले से आजकल मीडिया ही नोटिस देती है। 2 ईपीआईसी नंबर एसआईआर के बाद भी, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद डिप्टी सीएम के 2 एसआईआर हैं, और इसी पर आया था नोटिस। अरे इसमें मुझे तो लगता है, मैं तो तेजस्वी के बात से सहमत नहीं हूं। तेजस्वी को नोटिस जाए या विजय सिन्हा, दोनों को मैं गलत मानता हूं। एसआईआर किसने करवाया? एसआईआर किसने करवाया? मैंने वही तो कहा आपको कि जिस एसआईआर ने नाम ड्रॉप किए हैं, या जिन एसआईआर ने ये इंटेंट, और मैंने इतना आंकड़ा दिया, इतने लाख वॉलंटियर्स और इतने ये सब कितने फर्जीवाड़ा कर चुके हैं। ये एक ही जगह बैठ के कैसे फॉर्म भरे, बगैर लोगों को मिले फॉर्म भरे, जो मन में आया वो किया, जो मन में आया वो लिख दिया। ऐसी वोटर लिस्ट बनती है क्या? सवाल ये है। ये तो स्कूल के बच्चे भी इससे अच्छा काम करते हैं। स्कूल के बच्चे भी थोड़ी सिंसियरिटी रखते हैं। उप मुख्यमंत्री की यदि 2-2 नंबर, 2-2 कार्ड हो जाते हैं, तो फिर आप बता दीजिए, ये इंटेंस हुआ है, इंटेंस सर्वे हुआ, बहुत गहन। ये ज्ञानेश्वर कुमार के नाम में ही ज्ञान है। इससे बड़ा अज्ञानी मैंने नहीं देखा आज तक। इससे बड़ा अज्ञानी नहीं है। कुल मिला के बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है। अब सर्वोच्च न्यायालय से ही कोई आशा है, देखते हैं क्या होता है। 13 तारीख को फिर से सुनवाई हुई है। 13 तारीख में क्या करता है इस एफिडेविट पे, रिएक्ट करता है या एफिडेविट को एक्सेप्ट करता है। 13 तारीख को तय होगा कि इस देश में चुनाव आयोग सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर है या फिर सर्वोच्च न्यायालय चुनाव आयोग को कसता है। 13 तारीख को है अभी अगली हियरिंग। अभी 2 दिन का मामला है, 2 दिन के बाद फिर पता पड़ेगा क्या होता है। 2 दिन में फिर एक नया एफिडेविट आ जाएगा, और ऐसे ही एफिडेविट खेलते रहेंगे, और इसके ऊपर 2 दिन बाद मामला होगा। उससे पहले कुछ और दिखा दें भाऊ। हाँ, इसके बाद व्यस्तता है, लेकिन दिखा देते हैं। जरा लाइए, स्क्रीन पर लाइए। ये कुछ मतदाता हैं बिहार के एसआईआर के बाद। इस एसआईआर को क्या कहा जाए? फर्स्ट नेम मिंता, चला दिए, मिंता देवी। रिश्तेदार का नाम धनंजय कुमार सिंह। उम्र देखिए, उम्र बस रोकिए। उम्र 124 साल। 124 साल की महिला बिहार में मतदाता है।
ये बस देखिए। अब नेक्स्ट पे आ जाइए, अगला अगला एक मतदाता नहीं, हाँ चलाइए, इसको चला दीजिए। बिहार सब कुछ डिटेल देख लीजिए आप लोग। 18 सिवान का ये है, 18 नंबर। अब ये देखिए नेक्स्ट, आशा 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 देवी। देवी, ये इनके रिश्तेदार हैं चलितर मंडल। हम्म, उम्र देखिए 120 120 साल महिला, हाँ 120, 124, 120, ये भागलपुर का मामला है। अब अगला देखिए मंतुरिया देवी, मंतुरिया देवी मुखलाल यादव यादव, रिश्तेदार का नाम। उम्र देखिए 119 119 119 साल महिला, बिहार और गोपालगंज, भागलपुर, गोपालगंज, सिवान। मतलब ये ऐसा नहीं कि किसी एक उसमें हो गया हो मामला। ये मंतुरिया तो दिखा दिया हमने, मंतुरिया दिखा देवी दिया था, दिखा दिया था। अब एक और दिखाऊंगा, बस एक जो है इंफॉर्मेशन है, बस ये देखिएगा। ये जेनी कैलमेंट नाम की महिला है। ये ऑल टाइम, मतलब आज तक जो ज्ञात इतिहास हमारा है, ऑन रिकॉर्ड जो चीजें हैं, उसमें अब तक की सबसे बुजुर्ग, ये महिला पुरुष मिला करके कर रहे हैं, महिलाओं की थोड़ी जो है वो उम्र जीने की ज्यादा होती है। प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा ज्यादा होती है। तो 122 साल, 122 साल 164 दिन तक ये जिंदा थी, फ्रांस की रहने वाली। ये दुनिया में आज तक की ऑल टाइम सबसे बुजुर्ग वेरीफाइड जो है जी वो हैं, व्यक्ति हैं, मतलब महिला हैं। इनका नाम गिनीज बुक में भी दर्ज है। 21 फरवरी 75 में पैदा हुई थी और 4 अगस्त 97 में इनका निधन हुआ था। भारत में 124 साल ऑन नहीं नहीं रिकॉर्ड, आशीष, चुनाव मैंने आयोग तो ऑन रिकॉर्ड ही है। मैंने क्या कहा तुम्हें उस दिन भी कहा मैंने, रिप्ले नाम का एक ऐसा किताब आता है, बिलीव बिलीव और नॉट, है ना, हाँ। रिप्ले। वो और गिनीज बुक को तो चुनाव आयोग के चुनाव सूची पर एक अलग चैप्टर लिखना पड़ेगा, जहाँ एक कमरे में 124 लोग रहते हैं, जहाँ 124 साल की उम्र की महिला है, जहाँ पिता का नाम, मतलब किसी महिला का पिता महिला हो सकती है, किसी पुरुष का पिता महिला हो सकती है, अंग्रेजी अल्फाबेट से एड्रेस हो सकते हैं, अंग्रेजी अल्फाबेट से आपके पिता हो सकते हैं, पिता फादर फादर भी हो सकते हैं, और पति हस्बैंड हस्बैंड भी हो सकते हैं। ये अलग चैप्टर गिनीज बुक में बनाना पड़ेगा। और ज्ञानेश कुमार को तो गिनीज बुक वालों ने यहाँ आके सम्मानित करना चाहिए कि अकेले आदमी ने इतनी खोज की, बधाई हो आपको। बधाई दे सकते हैं, लेकिन मैं निवेदन करूंगा जो भी लोग हैं 12 तारीख 13 तारीख को सबूत रखेंगे, भैया सब रख दीजिएगा। ये 124 साल के मतदाता, 119, 120 सब रख दीजिएगा, ताकि ये हमने पहले ही कहा है कि सूर्यकांत की अंतिम परीक्षा है। इसके बाद फिर कोई परीक्षा, कोई जो है ऑर्गेनाइज नहीं की जाएगी, कोई क्वेश्चन पेपर नहीं आएगा, कोई मार्किंग नहीं होगी। इसी परीक्षा में पास तो सदा के लिए पास, और इसमें फेल तो फिर सदा के लिए फेल। अब ये ना कहें कि चीफ जस्टिस बनने के बाद हमको किसी ने फेल किया था। ये अधिकार जनता के पास है कि आपका मूल्यांकन करे। इजाजत दीजिए हमें मिड डे मुद्दा में। न्यूज लॉन्चर देखते रहिए, हम फिर आएंगे अगली बड़ी खबर के साथ। नमस्कार, धन्यवाद भाव, बहुत बहुत।